हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो डिलीवरी चाहे नॉर्मल हो या सी सेक्शन हो, डिलीवरी के बाद के जो ये 40 डेज़ होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं मदर के लिए, मदर की रिकवरी के लिए। तो अगर इन 40 से 45 डेज़ के बीच में आपने अपनी केयर अच्छे से कर ली तो आगे की जर्नी बहुत आसान हो जाती है, रिकवरी फास्ट हो जाती है। तो बस 8 से 10 ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स हैं जो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। होपफुली आपको हेल्प करे रिकवरी में, आपको पसंद आए और बहुत सारे डाउट्स भी इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो डाउट यही होता है कि सी सेक्शन के बाद हमें नहाना चाहिए या कब नहाना चाहिए या नहीं नहाना चाहिए, कितने दिन बाद नहाना चाहिए। तो पहले जो सी सेक्शन होता था उसमें टांकों को हॉस्पिटल में दोबारा से जाके कटवाना पड़ता था, तो तब तक टांकों की बहुत केयर रखनी होती थी। तो नहाते हुए कहीं पानी ना उसमें चला जाए, तो इस रीज़न से शायद मना करते थे पहले। लेकिन अभी जो सी सेक्शन होता है उसमें जब स्टिचेस हो जाते हैं उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर लगा दी जाती है और जो आपके टांके हैं ना वो अपने आप ही डिज़ोल्व हो जाते हैं, मतलब घुल जाते हैं अपने आप ही। तो उनको बाद में कटवाने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप ही डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो जो उसके ऊपर वो ट्रांसपेरेंट लेयर लगी होती है उसके ऊपर पानी भी जाए तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है, तो आप नहा सकते हो। मेरी अपनी बात करूं तो मेरी डॉक्टर ने मुझे 3rd डे ही बोल दिया था नहाने के लिए। हाँ, डायरेक्ट आपको उसके ऊपर पानी नहीं लगाना होता है, बाकी आप हॉस्पिटल में होते हो तो आपको रेगुलरली स्पॉन्ज मिलता है, आप घर में भी स्पॉन्ज यूज़ कर सकते हो। और रही विंटर की बात, तो जब अगर सी सेक्शन आपका विंटर में हो रहा है तो एक दिन छोड़ के भी आप नहा सकते हो, नहीं तो आप बॉडी को स्पॉन्ज भी कर सकते हो। गर्मी के दिनों में रेगुलर नहाने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि आपको पसीना वगैरह आता है। और जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, कोई चीज़ का डर या आलस तभी तक होता है जब तक हम वो चीज़ नहीं करते हैं। नहा के अच्छी फीलिंग आती है, नींद अच्छी आती है। मान लो आपकी वो स्ट्रिप लगी होती है जिस दिन आप डिस्चार्ज होते हो, एक तो उस दिन वो चेंज होती है। जब आप 7 डेज़ के बाद दोबारा जाते हो ड्रेसिंग करवाने के लिए, फिर आपकी वो एक बार चेंज होती है। उसके 7 डेज़ के बाद आप फिर से जाते हो, फिर वो उसको रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं और उसके बाद आपको एक ऑर्नामेंट या क्रीम जैसी दी जाती है। 2 ट्यूब्स होती हैं, या आपके डॉक्टर जैसे आपको दें वैसी ट्यूब होती है। मेडिसिन आप इसके ऊपर अप्लाई करें, जेल की तरह होती है कि नहाने के तुरंत बाद वो अच्छे से टैप करना होता है, सुखाना होता है टांकों को, उसके बाद वो लगाना होता है। ये तो बात हुई नहाने की। तो अभी बात करते हैं मालिश की। नॉर्मल डिलीवरी जब होती है ना तो इतनी पेन बॉडी में नहीं आती है जितनी सी सेक्शन के बाद आती है। तो मालिश बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है दोनों डिलीवरीज़ में, लेकिन सी सेक्शन में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि 3-4 ऐसे मेजर एरिया होते हैं जहाँ पे पेन बहुत आती है। एक तो आपके थाइज़ का जो एरिया होता है, एक आपके नीज़ जो होते हैं, और एक जो आपका लेग और पाँव के जॉइंट्स होते हैं ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन आती है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ तो मुझे जो मेरे जॉइंट्स पे इन तीनों ही जगह बहुत ज़्यादा पेन रहती थी। शुरू में तो मेडिसिन्स थी तो इतना पेन का पता नहीं चलता था, लेकिन जैसे ही मेडिसिन बंद हुई तो स्टिचेस में तो इतनी पेन नहीं हुई, लेकिन जो ये जॉइंट्स होते हैं ना, जैसे पाँव नीचे रखना, तो बुरी हालत हो जाती थी उस टाइम पे। सो मालिश ने बहुत ज़्यादा हेल्प की। तो पहले तो हम घर पे ही मालिश करते थे, लेकिन बाद में मैंने 1 महीने के बाद, ये भी क्वेश्चन होता है कि मालिश सी सेक्शन के में कब यूज़ करनी चाहिए। तो मैंने तो 1 महीना, मेरे 12 डेज़ अबव हो गए थे, मैंने उसके बाद मालिश वाली आंटी लगाई थी, तो बहुत अच्छी मालिश करती थी वो। और मालिश करने के बाद नींद इतनी अच्छी आती है, पूरा दिन आपका बहुत एनर्जेटिक बीतता है, एक्टिव फील करते हो आप, और आपका ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत अच्छा रहता है। तो मालिश बहुत ज़रूरी है। हाँ, पेट के जो जहाँ पे स्टिचेस लगे हैं वहाँ पे मालिश ना करवाएं। उसके ऊपर जो पेट का एरिया है ना, वहाँ आप राउंड में हल्के हाथ से मालिश कर सकते हैं, लेकिन मालिश को आप 1 महीने के बाद ही, 1 या 1.5 महीने के बाद ही कंटिन्यू करें, या अपने आप डॉक्टर के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैंने जो अपने केस में किया था वो 1 महीना, मेरे 12 डेज़ हो गए थे, मुझे तब कंफर्टेबल लगा किसी के हाथ, औरों के थ्रू मालिश करवाना, तो मैंने उस टाइम पे मालिश की थी। तो अभी बात करते हैं मेडिसिन की, कि सी सेक्शन के बाद जो हमें घर के लिए मेडिसिन दी जाती हैं उसका कोई साइड इफ़ेक्ट होता है, या हमें कितने दिन तक खानी चाहिए, या हमारे ब्रेस्ट मिल्क पे इसका कोई फ़र्क पड़ता है।
तो हॉस्पिटल से ही हमें IVR के थ्रू मेडिसिन हमारी कंटिन्यू रहती है, घर पे हमें खाने के लिए दी जाती हैं। तो मेडिसिन खाने कितने टाइम तक है वो तो डिपेंड करता है आपकी पेन पर। अगर आपके स्टिचेस में पेन नहीं हो रही है, हील हो रहे हैं आपके स्टिचेस, तो मेडिसिन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे 14 से 15 डेज़ तक मतलब ले सकते हैं आप। मेडिसिन लेने के बाद ब्रेस्ट मिल्क पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने अपने केस में देखा है, मैंने 14 से 15 डेज़ तक मेडिसिन ली थी प्रॉपरली। उसके बाद मैंने बीच में कभी एक आधी ली होगी अगर कोई पेन रही होगी मुझे, लेकिन ब्रेस्ट मिल्क में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो कभी कभी लेडीज़ को पेन रिलीफ लेने से ना सर में दर्द या यहाँ गर्दन में दर्द जैसे की प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन उसके लिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। डॉक्टर आपकी मेडिसिन को चेंज करके आपको दे सकते हैं। बाकी दूध में कोई फ़र्क नहीं पड़ता और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मतलब ये सर में दर्द या गर्दन में दर्द हो तो इसके लिए आप घरेलू टिप्स भी यूज़ कर सकते हैं। आप सोते हुए ऊंचा पिल्लो यूज़ ना करें ज़्यादा, तकिया थोड़ा सा फ्लैट में यूज़ करें और जब भी पोस्चर अपना बैठने का बिल्कुल सही रखें। रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी होनी चाहिए बिल्कुल। इवन जब आप बेबी को फीड भी करवा रहे हो तो भी आपका मतलब पोस्चर बिल्कुल सही होना चाहिए। यही सी सेक्शन होता है तो बेबी को कभी भी फीड ना ऐसे झुक करके बिल्कुल नहीं पिलाना चाहिए। जब आप बेबी को गोद में लेके दूध पिला रहे हैं तो एक मोटा सा तकिया आप ले लें, कंफर्टेबल सा तकिया ले लें, उसके ऊपर बेबी को रखें, फिर आप ऐसे करके बेबी को फीड करवा सकते हैं। इससे क्या होता है ना कि जैसे अगर हम झुकेंगे तो टांकों पे हमारे जोर पड़ता है और फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो पोस्चर बिल्कुल सही होना चाहिए, सीधा। फीड करवाते हुए ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट ध्यान रखने की ज़रूरत है कि लेट के कभी दूध नहीं पिलाना चाहिए। और अगर लेट के आप फीड करवा भी रहे हैं तो एक दो बातें हैं जिनका बहुत ध्यान रखना ज़रूरी होता है। उस टाइम पे क्या होता है ना कि दूध की जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है और बेबी ना सक जो है वो कम करता है। तो यहाँ से बेबी के ना थोड़ा थोड़ा दूध बाहर निकलता है। अगर बेबी इस तरह से है तो दूध उसके यहाँ से बाहर निकलेगा, जो कान में उसके थोड़ा थोड़ा जाता रहता है और इससे कान का इन्फेक्शन होने का बहुत खतरा रहता है। इसलिए लेट के तो बिल्कुल ना पिलाएं और अगर पिला भी रहे हैं तो यहाँ से हमेशा चेक करें या साफ़ करते रहें बेबी। सी सेक्शन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, कपड़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। पहनने में ढक के रखना चाहिए, सर को भी, कान को भी और अपने मुंह को भी आप ढक के रखें। और अगर गर्मियों की डिलीवरी है तो कॉटन के पूरी स्लीव्स के कपड़े पहने। और अगर सर्दी की डिलीवरी है, वैसे तो सर्दियों में फुल स्लीव्स वगैरह, स्वेटर वगैरह, सर्दियों में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि हम पूरे कपड़े पहनते ही हैं। लेकिन गर्मियों में बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि गर्मियों में वैसे भी फ़ैन वगैरह कुछ ना कुछ चला होता है तो थोड़ा थोड़ा करके वो बॉडी में जाता रहता है और फिर बाद में वो पेन होती है। अब ये फ़ील नहीं होता है लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा फ़ील होता है। मैंने दोनों डिलीवरीज़ में ये एक्सपीरियंस किया है। मेरी गर्मी की डिलीवरी थी तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती थी तो फ़ैन कहीं ना कहीं चला ही रहता था। मैं पूरा ढक के रखती थी अपने आप को, फिर भी बाद में थोड़ी थोड़ी पेन की शिकायत मुझे होने लगी थी। वो बाद में थोड़ा सा मालिश वगैरह करने के बाद और कुछ घरेलू जैसे बोलते हैं ना हमारे तेल वगैरह कुछ बना के मालिश करने के बाद वो पेन मेरी बहुत कम हुई। लेकिन इन चीज़ों का फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ता है तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखें। और ट्रैवलिंग कब कर सकते हैं सी सेक्शन के बाद? तो नॉर्मल डिलीवरी में तो आप 9-10 दिन के बाद आप बिल्कुल ट्रैवल कर सकते हो, लेकिन जो सी सेक्शन है उसमें आपको 28 डेज़ तक डॉक्टर भी अलाउड नहीं करते हैं। 4 वीक्स तक आपको बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं करना होता है। तो हमें भी अपने होम टाउन जाने की बहुत जल्दी थी सी सेक्शन के बाद। तो मेरे हस्बैंड भी 15 डेज़ के बाद ही डॉक्टर को पूछने लगे थे कि क्या हम ट्रैवल कर सकते हैं। तो मेरी डॉक्टर ने मुझे बिल्कुल मना किया था कि 28 डेज़ तक आप बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं करोगे। उसके बाद भी आपके स्टिचेस का हम स्टेटस चेक करेंगे, उसके बाद ही आपको अलाउ किया जा सकता है। तो वो भी सही है क्योंकि हमारा जो यहाँ से होम टाउन है, मेरा हिमाचल होम टाउन है और पहाड़ों के रास्ते वैसे भी उबड़ खाबड़ होते हैं तो स्टिचेस पे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो पहले ये रिस्क बिल्कुल ना लें। मैं तो कहूँगी मिनिमम 4 मंथ्स तक बिल्कुल भी ट्रैवल ना करें। और हमने अपने टाइम पे भी 4 मंथ्स तक बिल्कुल भी नहीं गए थे। हम जब बेबी 3 या 4 मंथ्स का हो गया उसके बाद ही हम होम टाउन गए थे। सी सेक्शन के बाद हमें उठने बैठने का, हंसने का, इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। बहुत छोटी छोटी लेकिन कॉमन चीज़ें हैं। जैसे ही हम उठते हैं एकदम से नहीं उठना,
किसी की हेल्प लेकर के उठना। और सबसे बेस्ट है, अगर आपके पास कोई नहीं है या किसी की हेल्प से नहीं उठ पा रहे हो तो हमेशा करवट लेकर, पहले करवट लें, उसके बाद बाजू के सहारे फिर आप ऊपर उठें। एकदम से सीधे ऊपर ना उठें, टांगों में ना बहुत खिंचाव पड़ता है, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो मैं हमेशा ना, एक दो बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो मैं हमेशा करवट लेती थी पहले, उसके बाद ही मैं उठती थी। सी सेक्शन के बाद 3 ऐसी चीज़ें हैं जो हैं तो बहुत छोटी, लेकिन अगर आप उनका ध्यान नहीं रखोगे तो सीधा असर ना आपके टांगों पे पड़ता है और उसी टाइम आपको बहुत पेन फील होता है। एक तो हंसते हुए, खांसते हुए और छींकते हुए। जब भी आप हंसें या खांसें तो अपने पेट को थोड़ा सा ना मतलब दबा लें, उसके बाद ही मतलब खांसें आप। लेकिन छींक पे किसी का बस नहीं होता है, छींक एकदम से आ जाती है, उस टाइम पे बहुत बुरी हालत होती है। तो अगर इंट्यूशन हो रही है कि मुझे छींक आ रही है तो भी पेट को दबाना है, मतलब बोल, टांगों पे ना खिंचाव जैसे आ जाता है इससे। मुझे बहुत याद है कि मेरा भाई जब आया था, मेरे सी सेक्शन हुआ था और मेरा भाई आया हुआ था, तो वो ऐसी ऐसी बातें बोलता था ना हंसाने के लिए, तो मुझे मतलब कंट्रोल नहीं हो पाती थी हंसी। तो मैं उसको बोलती थी अभी मुझे प्लीज़ ऐसी मेरे सामने ऐसी बातें मत करो, मुझे पेन होता था उस टाइम पे। और वेट बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए, जो आपका न्यूबॉर्न है ना उसके वेट से ज़्यादा वेट नहीं उठाना चाहिए, नहीं तो टांगों पे फ़र्क पड़ता है। तो कुछ टाइम के लिए, जब तक कि आपके टांगे हील ना हो जाएं, वेट ना उठाएं। आपका सेकंड बेबी हुआ है तो जो आपका बड़े वाला बेबी है उसको भी आप ऐसे ना उठाएं ऊपर, बैठ कर या लेट कर ही उसको प्यार करें। उसको उठाने के चक्कर में अपने टांगों पे नुकसान ना आने दें। और जो आप अंडरगारमेंट्स यूज़ कर रहे हो उसको, उस जो आपके रेगुलर साइज़ है उससे थोड़ा बड़ा साइज़ आप यूज़ करें। तो सी सेक्शन के बाद हमें मैटरनिटी जो बेल्ट होती है वो भी बहुत ज़रूरी होता है यूज़ करना। वो हमारी कमर को भी सपोर्ट करता है, पेट जो हमारा काफ़ी अनबैलेंस होता है, काफ़ी फूला फूला सा होता है, उसको भी पीछे करने में हेल्प करता है। और पेट का जो आपका फैट है उसको भी स्टिचेस के ऊपर आने से रोकती है। तो मैटरनिटी बेल्ट बहुत ज़रूरी यूज़ करें। बेबी को जब भी हम दूध पिलाते हैं तो जो आपके निप्पल का ब्लैक एरिया होता है आसपास का, वो पूरा बेबी के मुंह में जाना चाहिए ताकि बेबी दूध अच्छे से सक कर सके। इसका एक बेनिफिट ये भी होता है कि आपका जो मिल्क का फ़्लो बहुत अच्छा हो जाता है और छोटी छोटी वो गांठें जैसी होती हैं वो नहीं पड़ती हैं और आपका ब्रेस्ट भी हेल्दी रहता है। इससे कैंसर होने का खतरा भी नहीं रहता है। निप्पल का जो एरिया है वो पूरा बेबी के मुंह में डालें ताकि बेबी का पेट भी अच्छे से भर सके। नींद और रेस्ट जितना ज़्यादा आप लेंगे उतनी जल्दी ज़्यादा आपकी बॉडी हील होती है। ठंड के डिलीवरी में तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन गर्मी के डिलीवरी में एसी या फ़ैन या रूम का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो एसी का जो टेम्परेचर होता है ना वो आप 26 डिग्री तक रख सकते हैं गर्मियों के दिनों में। हाँ बिल्कुल, बेबी के सामने ही एसी नहीं होना चाहिए, एसी के कांटेक्ट में बिल्कुल नहीं होना चाहिए बेबी, या आप खुद बिल्कुल एसी के कांटेक्ट में ना रहें। थोड़ा सा दूर अपना जो बेड वगैरह है वो आप रख सकते हैं और बिल्कुल आप फ़ैन के नीचे भी ना रहें, थोड़ा सा अपना दूर कर सकते हैं। मैंने अपने टाइम पे, मेरी बिल्कुल गर्मी में डिलीवरी हुई थी तो मैं अपना रूम का जो टेम्परेचर है वो 26 ही रखती थी। तो बिल्कुल मेरी जो बेडिंग थी वो फ़ैन के नीचे थी और एसी के बिल्कुल साथ थी, तो मैंने थोड़ा सा मूव कर लिया था अपना बेड साइड में और मैं 26 रखती थी और 1 या 2 पे मैं फ़ैन चला के रखती थी ताकि जो एसी की हवा है वो सारे, मेरा विंडो एसी है तो मैं सारे रूम में सर्कुलेट हो जाए हवा। तो मैं 26 तक टेम्परेचर रखती थी और डॉक्टर भी आपको 26 तक, 24, 26 तक ही आपको गाइड करते हैं रखने के लिए, इतना आप रख सकते हैं। और जब आप एसी में हैं तो पूरे कपड़े पहने आप। और गर्मियों के दिनों में आप मोटी ब्लैंकेट नहीं ले सकते हो, लेकिन कॉटन की बेडशीट आप ले सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट एसी बेशक दूर है लेकिन जब रूम ठंडा होता है तो वो लगती है पाँव में, जो हमारे जॉइंट्स होते हैं इसमें ठंडक लगती है, इसलिए आप कॉटन की बेडशीट आप ले सकते हो। पूरी बॉडी की मालिश करना तो बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन स्पेशली ब्रेस्ट एरिया की मालिश करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए आप पहले अपने बेबी को अच्छी तरह से फीडिंग करवा लें, उसके बाद अगर कोई मिल्क बचा हुआ है तो उसको पंप आउट कर लें, फिर आप मालिश कर सकते हैं, क्योंकि फिर मालिश करते हुए दूध मतलब नहीं निकलेगा, नहीं तो आप अच्छे से मालिश नहीं कर पाते हैं जब दूध निकलता रहता है। तो आप पहले बेबी को फीड करवा लें, पंप आउट कर लें बचा हुआ मिल्क, और ब्रेस्ट एरिया की मालिश आप अपवर्ड डायरेक्शन में
ज़रूर करें। सी सेक्शन जब होता है ना तो हमें बहुत देर तक बैठना नहीं चाहिए, और जब भी हम बैठें तो अपना जो हमारा पोस्चर होता है वो हमें सीधा रखना चाहिए, ताकि हमारी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सही रहे, हमारे जो ये सर्वाइकल की पेन होने से बच जाते हैं, हेडेक होने से बच जाती है इससे। तो पोस्चर बहुत ज़्यादा सही होना चाहिए बैठते हुए, और मिल्क भी जब हम बेबी को दे रहे हैं तब भी। जब तक सी सेक्शन नहीं हुआ होता है ना, तब तक थोड़ा सा क्यूरियोसिटी रहती है कि जो चीरा होता है वो कहाँ पे लगता है। मुझे भी थी कि चीरा पता नहीं ऊपर लगता है, नीचे लगता है, कहाँ लगता है। तो जो हमारा यूट्रस होता है ना, उसके निचले हिस्से में चीरा लगता है। जो हमारी प्यूबिक बोन होती है उससे 2 अंगुली ऊपर लगता है, जो कट लगता है सी सेक्शन का, और इसको हम बिकनी कट भी बोल सकते हैं। सो लास्ट में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है जो बिल्कुल पर्सनल है। डिलीवरी के बाद हमारा पूरा टाइम बेबी के साथ ही जाता है। बेबी के अकॉर्डिंग ही हमारा सोना होता है, खाना पीना, चलना, बाहर निकलना, सब कुछ बेबी के अकॉर्डिंग ही होता है। तो इसमें ना थोड़ा सा मूड मतलब ऐसा डिप्रेसिव टाइप हो जाता है कई बार। तो अपना मूड का बहुत ध्यान रखें। मूड ठीक करने के लिए आपको बाहर ही जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने बेबी के साथ रहते हुए भी मूड ठीक कर सकते हैं। आप फ़ोन पे अपने फ्रेंड्स वगैरह से, अपने फैमिली मेम्बर्स से जो हैं वो बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। और बहुत अच्छी अच्छी बुक्स आप रीड नहीं करनी है, क्योंकि आइज़ वीक होती हैं इस टाइम पे, तो आइज़ का भी ध्यान रखना है। बुक्स रीड नहीं करनी है, लेकिन फ़ोन पे ऑडियो बुक्स अवेलेबल होती हैं, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स आप सुन सकते हो। बाकी मुझे तो नहीं लगता है कि कोई जो मदर होगी वो बेबी सामने होगा तो कोई डिप्रेसिव होगी या डिप्रेशन में जाएगी या उसका मूड ऐसा ख़राब होगा। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एकदम से हम पहले कुछ और होती है लाइफ, बाद में मतलब बिल्कुल बाउंडनेस जैसी हो जाती है। ऑब्वियसली बेबी से तो सब प्यार करते हैं ही, तो फिर आप ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हो। जब शाम को आपके हस्बैंड आएँ तो पूरे दिन भर की एक्टिविटी आप अपने हस्बैंड के साथ शाम को शेयर कर सकते हो बेबी की। ये थे बस छोटे छोटे टिप्स जो मैंने अपनी सी सेक्शन के बाद भी यूज़ किए। उम्मीद है आप सबको भी ये हेल्पफुल रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ मैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।